आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस का और ये पेपर आपका सेकंड होने वाला है। इससे पहले मैंने जो है एक पेपर और करवाया था आपको पॉलिटिकल साइंस का, जिसके अंदर हमने पूरा पेपर डिस्कस किया था। इसे आप फाइनल के लिए लेकर चले कि फाइनल में जो आपका एग्जाम होने वाला है क्लास 11 का, उसके लिए बनाया जा रहा है। एक ऑलरेडी बना दिया गया है और मैं आपको प्लेलिस्ट जो है वो एंड में प्रोवाइड करवा दूंगा। प्लेलिस्ट से आप जो है सिर्फ पॉलिटिकल साइंस के जो पेपर होंगे वो आपको दिख जाएंगे प्लेलिस्ट में। ऐसे हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, हिंदी के, इंग्लिश के बना दिए जाएंगे और डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के पेपर को। उससे पहले कुछ चीजें बता दूं मैं, बहुत ज्यादा समय हो गया था वीडियो बनाए हुए, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम था इस वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था। अब जो है हम डिस्कस करने वाले हैं, रेगुलर होने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है जैसा कि आपका एग्जाम जो है क्लास 11 का वो करीब स्टार्ट हो जाएगा आपका फरवरी से, ठीक है, एंड ऑफ फरवरी स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि लग रहा है 22 जो डेट दिया गया है, ठीक है, जो नोटिफिकेशन आपका बहुत पहले आया हुआ है उसमें कहा गया है कि लगभग 22 से स्टार्ट हो जाएगा आपका एग्जाम और फरवरी 18 तक करीब ऐसे ही है, ठीक है, 20 तक चलेगा आपका एग्जाम। तो आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, हम हर एक सब्जेक्ट के पेपर्स प्रोवाइड करवाएंगे आपको, सोल्व के साथ साथ आपको इन क्वेश्चंस को तैयार करके ही पेपर में जाना है। आज हम दूसरा पेपर कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का। इससे पहले मैंने ऑलरेडी एक पेपर करवाया हुआ जो मैंने 3 पार्ट में करवाया था, ठीक है, उसको आप जरूर देख लें। मैं आपको जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करवा दूंगा और मैं प्लेलिस्ट भी आपको जो है एंड स्क्रीन में लगा के दिखा दूंगा, वहां आप क्लिक करके देख सकते हैं। पेपर की बात करें हम यहाँ पे, तो पेपर आपका जो है फाइनल के लिए होने वाला है जैसा कि मैंने आपको बताया। और ये होने वाला है जैसा कि लिखा रहता है पेपर पे, कॉमन एनुअल एग्जामिनेशन 2022-23। हम भी कुछ उसी पैटर्न से बनाते हैं इसलिए मैंने लिख रखा है। और ये देखिए इसलिए लिखा जाता है ताकि बच्चे जो है आए देखें, और ये नहीं है कि सिर्फ व्यू पाने के लिए। इसमें बहुत सारी चीजें जो है ऐसी होती है जो बहुत ज्यादा बच्चों के लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। कई बच्चे थंबनेल देखते होंगे जैसे लिखा रहता है हमारे थंबनेल पे। तो देखिए थंबनेल का यूज करने का मकसद ये नहीं है कि आपको लेके आना, वो उससे ज्यादा जरूरी चीज है आपको क्या है कि इसके अंदर हम उन बच्चों को लेके आ पाए जो इसके लिए ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि क्लास 11 के आपको कहीं नहीं मिलेंगे 10-10 पेपर, ठीक है। वो हमारा ही चैनल है जिसपे आप जो है कई पेपर्स देख लेते हैं, यहाँ पे प्रोवाइड करवाए जाते हैं सैंपल्स पेपर, ठीक है। और ये आपका, जबकि जो आपका सैंपल पेपर रिलीज किया जाता है उससे पहले हम कई समय पहले ही हम आपको पेपर्स प्रोवाइड करवा देते हैं। तो इसको आगे जरूर शेयर करें, क्योंकि पेपर बनाने में जो है करीब इनको बनाने में 8 से 10 घंटे लगते हैं। और इतना टाइम देने के बाद अगर ये पेपर नहीं चलते हैं तो हम जो है डिमोटिवेट हो जाते हैं। इस वजह से पेपर्स नहीं आ पाती है, कभी कभी डिमोटिवेट होते हैं, ऐसा नहीं है नहीं होते, तो होते हैं जिसकी वजह से कई प्रॉब्लम्स आती है। आइए पेपर के ऊपर बात कर लेते हैं, बहुत सारी हमने पेपर के अलावा बात कर ली। पेपर पे आते हैं तो क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, ठीक है। और पेपर आपका जैसा कि आपको पता है 80 नंबर का होगा। 3 घंटे आपके पास टाइम रहेंगे। इसके सामान्य निर्देश देख लेते हैं हम, सामान्य निर्देश में क्या क्या कहा गया है। तो यहाँ पे कुछ आपके जो है पॉइंट दिए गए हैं जिसमें कहा गया है सभी क्वेश्चन जो है आपके लिए जरूरी है यानी अनिवार्य है। प्रश्न संख्या 1 से 12 तक जो है वो बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, एमसीक्यू वाले क्वेश्चन मिलेंगे आपको 1 से 12 तक। तीसरा पॉइंट है 13 से 18 तक जो क्वेश्चंस होंगे वो 2 नंबर के होंगे और 50 शब्दों में इनका आंसर आपको देना होगा। प्रश्न नंबर जो हो गया 19 से लेकर आपका 23 तक, ये 4 नंबर के होंगे, इनका आंसर आपको 100 शब्दों में देना है। आगे देखिए हम आगे सेक्शंस आते हैं 24 से 26 तक जो होंगे पैसेज, कार्टून और मानचित्र पर आधारित क्वेश्चन होंगे। और आपका 6th पॉइंट कहा गया है कि प्रश्न संख्या जो है 27 से लेकर 30 तक जो है 6 नंबर के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको इसमें। 170 से अधिक शब्दों में आपको आंसर नहीं देने हैं और 6 अंक के प्रश्नों के लिए इन्होंने विकल्प भी बताए हुए आंतरिक विकल्प है। तो ये आपका कुछ इस तरह से पैटर्न रहता है। इंग्लिश मीडियम में भी है, पेपर को हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में बनाया जा रहा है, क्योंकि ऐसे बच्चे भी होते हैं जो काफी ज्यादा बच्चे कमेंट करते हैं कि इंग्लिश मीडियम में भी प्रोवाइड करवाए, तो दोनों मीडियम में ही आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। इनकी बात करें वही है हिंदी वाला, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक जो होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, ऑफ 1 मार्क्स ईच। क्वेश्चन नंबर 13 से 18 तक जो होंगे वो होंगे आपके 2 मार्क्स ईच। क्वेश्चन नंबर 90 से 23, 19 से 23 तक 4 मार्क्स ईच होंगे और 24 से 26 होंगे आपके पैसेज, कार्टून एंड मैप बेस्ड जो है क्वेश्चंस मिलेंगे आपको इसमें।
क्वेश्चन नंबर 27 से 30 तक जो होंगे 6 मार्क्स ईच क्वेश्चन होंगे, जिसका आंसर आपको 170 वर्ड में देना है। और 6 मार्क्स के लिए चॉइस बता रखा है, इंटरनल आपको चॉइस मिल जाएंगे। तो ये इंग्लिश मीडियम में आपका जो है जनरल इंस्ट्रक्शन जो दिए रहते हैं, मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में समझा है। मैं बार बार इन्हें इसलिए बताता हूँ क्योंकि काफी ज्यादा बच्चे नहीं आते, तो इसलिए बताना जरूरी होता है। आइए सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आपका सेक्शन ए स्टार्ट हो जाता है। 1 से 12 तक जो क्वेश्चन थे आपके एमसीक्यू वाले थे, जैसा कि मैंने आपको सामान्य निर्देश में बताया। आइए पहले क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं हम। संविधान पूछा गया है कि संविधान का कौन सा ऐसा प्रावधान था जो लगभग बिना किसी वाद विवाद के पारित हो गया। देखिए, जब हमारा संविधान बनाया जा रहा था तो उसके अंदर हर चीज के लिए डिबेट होता था, ठीक है। लेकिन एक आपको ऐसा बताना है जिसके अंदर डिबेट की जरूरत ही नहीं पड़ी, सबने मान लिया कि हाँ भाई ये होना चाहिए। कौन सा था? आपके सामने ऑप्शन दिए हुए ये 4, और इसके अंदर आप देखेंगे संसदीय प्रणाली है, न्यायपालिका की शक्तियों के बारे में है, विकेंद्रीकृत प्रणाली है, सार्वभौमिक मताधिकार है। तो ये प्रणाली थी आपकी। ऑप्शन जो है घ है, ये राइट आंसर हो जाएगा। ये जो सार्वभौमिक मताधिकार वाला था, जिसमें सभी व्यक्ति जो है जो 18 वर्ष से ऊपर है वो वोट देने के लायक हो जाएंगे। इसके ऊपर डिबेट नहीं हुआ, ये जो है सभी व्यक्तियों ने मान लिया। मतलब यहाँ पर जो संविधान में डिबेट हो रहा था संविधान बनाने के ऊपर, या उसको वाद विवाद हो रहा था पारित करने के लिए, तो इसमें कोई डिबेट नहीं हुआ। इसी को हम इंग्लिश मीडियम में देखें तो कुछ इस तरह से है। Which was the provision of the constitution which was passed almost without any debate? तो आपको राइट आंसर मैंने बता दिया, आपका यूनिवर्सल सफरेज, ठीक है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी आ जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन जो लिए गए ये पेपर में आने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान से समझे सभी को। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते। भारत में किस चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो है वो लागू होती है, आपको बताना है। देखिए, 2 प्रकार की प्रणाली है, ठीक है। आनुपातिक होता है और आनुपातिक, और एक होता है समानुपातिक। ये आपको दोनों ही पता होने चाहिए कि है क्या, ठीक है। इसके बाद ही आप बता पाएंगे। इसको मैंने आप सपोर्टिंग में देख सकते हैं, वहां मिल जाएगा आपको, बुक में भी दिया हुआ है। इजी लैंग्वेज में मैं बता दूं। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में क्या है कि कोई चुना जाएगा तो कोई एक चुना जाएगा, ठीक है। कोई मान लेते हैं किसी विधानसभा में चुनाव हो रहा है या ऐसे चुनाव हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, कोई एक होगा, एक खड़ा होगा। इसके अंदर कई सारे चुने जाते हैं। तो हम देखें भारत में किस चुनाव में जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो है लागू होती है। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए, लोकसभा चुनाव, राज्य विधानसभाएं, राज्यसभा चुनाव या स्थानीय चुनाव। तो राज्यसभा का जो चुनाव होता है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से ही होता है, ठीक है। इसको आप जरूर देख के जाए, अनुपातिक और समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, क्योंकि मैं आपको अभी एमसीक्यू बता रहा हूँ, आगे मैं ये क्वेश्चन लूंगा। अभी हम कई सारे क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड करवाएंगे, उसके अंदर मैं समझाऊंगा। अभी के लिए आप इतना समझिए कि राज्यसभा का जो चुनाव होता है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है। क्वेश्चन नंबर दूसरे की इंग्लिश मीडियम में हम इसी को ऐसे देखें तो, इन विच इलेक्शन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इज एप्लीकेबल इन इंडिया। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया, क्वेश्चन दूसरे का जो राइट आंसर है वो राज्यसभा का इलेक्शन है। इसमें जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, राज्यपाल की नियुक्तियों के बारे में पूछा गया है, कौन किसके द्वारा की जाती है। एक काफी ज्यादा ऐसे बच्चे होंगे जो राज्यपाल जो है कंफ्यूज होते होंगे वर्ड सुनकर कि है होता क्या है। देखिए, हमारी यहाँ पर देखिए तो आप देखते होंगे जो एक केंद्र स्तर पर होता है जिसे हम प्रधानमंत्री कहते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। एक होता है राज्य स्तर पर, कौन होता है? राज्य स्तर पर कौन होता है? मुख्यमंत्री। ये होता है मुख्यमंत्री, आप भी सुनते होंगे सीएम, ठीक है, और पीएम, ये आप सुनते होंगे। लेकिन प्रधानमंत्री केंद्र स्तर पर एक राष्ट्रपति भी होता है, ठीक है, राष्ट्रपति भी होते हैं। और राज्य स्तर पर जो होते हैं वो होते हैं राज्यपाल। आप समझ लीजिए कि ये भी राष्ट्रपति है, लेकिन किसके? राज्य के, तो इनको राज्यपाल कहते हैं। ये राज्य के बारे में देखते हैं और ये केंद्र के बारे में देखते हैं। अब इनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। और कभी-कभी राज्यपाल पे ये आरोप लगाया जाता है कि ये क्या है, केंद्र की जो है एक आप कह सकते हैं, एक होता है ना जासूस के रूप में काम करते हैं राज्यपाल राज्य में। इसके ऊपर ऐसा आता रहता है क्वेश्चन, आगे हम डिस्कस करेंगे। राइट आंसर इसका हो जाएगा ग, ऑप्शन ग। इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति जो है राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं।
इंग्लिश मीडियम में हम देखें तो बाय whom इज द गवर्नर अपॉइंटेड, राइट आंसर आपका मैंने आपको बताया प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अध्यक्षात्मक जो व्यवस्था है इसमें राष्ट्रपति कौन होता है? अब इसमें जो है व्यवस्था कई प्रकार की होती है, अर्ध अध्यक्षात्मक भी होता है, अध्यक्षात्मक भी होता है, 3 प्रकार की होती है, ठीक है? तो इसमें पूछा गया वो हम आगे डिस्कस करेंगे, मैं ज्यादा लंबा लेके नहीं जाऊंगा इन सबको, ठीक है? जिनको नहीं पता है वेट करिए, मैं आगे बता दूंगा आपको जब ये क्वेश्चंस आएंगे। बाकी हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं तो इसके ऊपर फोकस करते हैं। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में क्या होता है? राष्ट्रपति, यहाँ पे बोला गया व्यवस्था में राष्ट्रपति क्या होता है? राज्य का प्रधान होता है, सरकार का प्रधान होता है, राज्य और सरकार दोनों का है, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा आपका राज्य और सरकार दोनों का ही प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन जो ग है इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। द देयर इज अ प्रेसिडेंट इन द प्रेसिडेंटल सिस्टम, ठीक है? तो मैंने आपको बताया हेड ऑफ द बोथ स्टेट एंड गवर्नमेंट, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद जो आप पेपर में देखेंगे क्वेश्चंस रहेंगे आपके, वो अभिकथन और कारण वाले रहेंगे, जिसके अंदर आपका क्वेश्चन 5वां और 6ठे के लिए मतलब पहले यहाँ पे दे दिया जाता है कौन से विकल्प है, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखेंगे इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से यहाँ पे दे दिया गया, क्वेश्चन नीचे होंगे आपके, अभिकथन नीचे है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। अभिकथन जैसे लिखा हुआ है, राज्यों के भारत के राज्यों का किसी भी समय विलय किया जा सकता है, संसद के पास भारत राज्य का विलय करने की शक्ति है। तो ये आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5वां जो कहा गया है कि भारत जो है हमारा देश, इसके अंदर जो राज्य जो है आप देखते होंगे, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, ठीक है? मैं कुछ अच्छा नहीं बना पाता हूँ भारत का मैं, ठीक है? मैं हल्का सा समझाने के लिए ऐसी बना देता हूँ ताकि आप समझ जाओ, कोशिश करता हूँ थोड़ा। ठीक है, कुछ इस तरह से भारत है हमारा, ठीक है? सेम नहीं है मतलब हम मैं कोशिश कर रहा हूँ बनाने का। तो कुछ इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पे कई सारे स्टेट है हमारे, 28 तो हमारे स्टेट है, ठीक है? बाकी जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कोई मान लेते हैं बिहार हो गया और झारखंड हो गया। पहले क्या थे ये? एक थे, अब इनको तोड़ दिया गया। वापिस इनको एक किया जा सकता है, ये इनका कहने का मतलब है। तो भारत के राज्यों का किसी भी समय विलय किया जा सकता है, संसद के पास भारत के राज्य का जो विलय करने की शक्ति है। तो ये हमें दोनों ही सही लगते हैं क्योंकि तोड़ भी सकता है, ठीक है? संसद के पास ये शक्ति है कि किसी भी राज्य को वो 2 भागों में बाँट भी सकते हैं और 2 राज्यों को एक साथ ला भी सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में हम इसे देखें, स्टेट्स ऑफ द इंडियन कैन बी मर्ज्ड एट एनी टाइम। पार्लियामेंट हैज द पावर टू मर्ज द स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर हमारा आपको ढूँढना है, दोनों ही सही है। मतलब अ, आपका अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है। तो हिंदी मीडियम में आप देखें तो ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन क जो है इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है? इंग्लिश मीडियम में भी मैं आपको बता देता हूं, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, राजनीति विज्ञान व राजनीति दो अलग-अलग विचारधारा है। यह सही बात है, राजनीति विज्ञान अलग है और राजनीति दो अलग-अलग विचारधारा है। राजनीति विज्ञान का जन्म जो है राजनीति से पहले हुआ है, ये नैतिकता पर जो है आधारित है। राजनीति अवसर व सुविधा पर आधारित है। तो यहाँ पर जो है ये दोनों ही सही है, मतलब अभिकथन और कारण दोनों सही है और सही व्याख्या भी कर रहे हैं। तो इसका भी राइट आंसर आपको जो है ए ही करना है, ठीक है? इंग्लिश मीडियम में भी आपको छठे का ए और हिंदी मीडियम में जो हम देखें यहाँ पे तो क ही आपको दूसरे का भी करना है, यानी 5वां और छठे का भी जो है क आएगा, ठीक है? तो यहीं पे हम देखें यहाँ पे छठे का भी ए आएगा यहाँ पे। तो ये दोनों आपके राइट आंसर निकल कर आ गए, दोनों को ही ए ऑप्शन सही है। मैंने इंग्लिश मीडियम में नहीं बताया इसको। पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिक्स आर टू डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट। रीजन क्या है? पॉलिटिकल साइंस वाज बोर्न बिफोर पॉलिटिक्स, इट इज बेस्ड ऑन एथिक्स, पॉलिटिक्स इज बेस्ड ऑन अपॉर्चुनिटी एंड कन्विंसेस, ठीक है? तो ये इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है लिबर्टी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से मानी जाती है? लिबर्टी जिसका मतलब होता है हिंदी में आप इसे आजादी कह सकते हैं, ठीक है? स्वतंत्रता कह सकते हैं। ये बोला गया है कि इसकी उत्पत्ति किस भाषा से
भाषा के शब्द से मानी जाती है। तो ये राइट आंसर निकल कर आ जाएगा लैटिन भाषा से। इसके लिए मैं आपको कोई क्लू नहीं देने वाला हूँ, मतलब ये कि ये लैटिन भाषा से ही इसका जो है आप ये रख सकते हैं कि ल से लिबर्टी और ल से लैटिन, ठीक है, इनसे ही इसकी उत्पत्ति हुई है और ये राइट आंसर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन ग। इंग्लिश मीडियम में हम देखें द ओरिजिन ऑफ द वर्ड लिबर्टी, ठीक है, द ओरिजिन ऑफ द वर्ड लिबर्टी इज बिलीव्ड टू बी फ्रॉम द वर्ड ऑफ विच लैंग्वेज, तो लैटिन राइट आंसर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं, समानता के 3 प्रमुख आयाम कौन से हैं? तो यहाँ पे 3 आयाम पूछा गया है, राजनीतिक समानता, आर्थिक, सामाजिक, उपरोक्त सभी, तो तीनों ही है, ठीक है, ये तीनों ही है, यानी उपरोक्त सभी जो ऑप्शन घ है वो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। समानता के 3 प्रमुख आयाम है, ठीक है, इनको आप आगे हम डिस्कस करेंगे जब हम बड़े क्वेश्चंस मिलेंगे। इंग्लिश मीडियम में देखिए हम, तो व्हाट आर द 3 मेन डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, ऑल ऑफ द अबव, राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं, समस्य समाज को बराबर की अहमियत मिले, यानी समस्य का मतलब पूरे समाज को बराबर की अहमियत मिले और प्रतिभा के विकास के लिए समान अवसर मिलने की स्थिति को क्या कहते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे सभी समाज के लोगों को क्या है, बराबर की अहमियत मिले और प्रतिभा के विकास के लिए जो है समान अवसर मिले, इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो ये आपकी क्या है, समानता है, स्वतंत्रता है, धर्म है या न्याय है? तो आप देखेंगे आप इन दोनों में कंफ्यूज हो जाएंगे, समानता और न्याय में, लेकिन ये क्या है, न्याय है, राइट आंसर घ निकल कर आ जाएगा, ये क्या है, न्याय है, ऑप्शन घ इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 इंग्लिश मीडियम में देखें तो व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ गेटिंग इक्वल इंपॉर्टेंस टू द प्रॉब्लम सोसाइटी एंड गेटिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टैलेंट कॉल्ड, क्या कहा जाता है, जस्टिस, राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, अधिकार मूल रूप से ऐसा है जिसका औचित्य सिद्ध हो। यहाँ पे क्या आएगा आपको बताना है, तो क्या है, दावा है, मांग है, कर्तव्य, अधिकार है। तो अधिकार क्या है आपसे पूछा गया है, अधिकार मूल रूप से एक ऐसा क्या है, दावा है, क्या है आपको बताना है। तो हम देखें यहाँ पे, तो अधिकार क्या है, एक दावा है, आप बुक में भी देखेंगे दावा लिखा मिलेगा आपको। अधिकार मूल रूप से एक दावा है जिसका औचित्य सिद्ध हो, तो राइट आंसर निकल कर आपका आ जाएगा ऑप्शन क। आगे हम आते हैं इंग्लिश मीडियम में, इसी क्वेश्चंस को देखें हम, तो ए राइट, अ राइट इज बेसिकली व्हिच कैन बी जस्टिफाइड, तो क्लेम राइट आंसर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन ए। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक राजनीतिक समुदाय की ओर समान सदस्यता क्या कहलाती है? अगर आपको क्वेश्चन थोड़ा, जिस बच्चे को हिंदी थोड़ी इंग्लिश आती है वो समझ सकते हैं थोड़ा इंग्लिश में जाके, तो यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 11 में, इक्वल मेंबरशिप ऑफ अ पॉलिटिकल कम्युनिटी इज कॉल्ड, यानी इक्वल मेंबरशिप की बात हो रही है पॉलिटिकल कम्युनिटी में, यानी राजनीतिक जो आप पढ़ते हैं, राजनीतिक समुदाय हो गया हिंदी में जिसे बोलते हैं कम्युनिटी, तो इसमें क्या कहलाता है ये, राजनीतिक सदस्यता है, नागरिकता है, नागरिकता अधिकार है, सामाजिक सदस्यता है, तो ये क्या है, नागरिकता है। अगर आप इस देश के नागरिक है तो आपको सारे राइट्स है ही, तो ये क्या होंगे, पॉलिटिकल कम्युनिटी में किस क्या कहा जाएगा इसको, सिटीजनशिप, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चले हम, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू का। बोला गया है नागरिक अधिकार के लिए विश्व की पहली क्रांति कौन सी थी? नागरिकों ने अधिकारों के लिए सबसे पहले विश्व में क्रांति कहाँ की थी, आपको ये बताना है। आपके सामने ऑप्शन है रूसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिका की क्रांति या जर्मन क्रांति। सबसे पहले जो हुआ फ्रांसीसी क्रांति, राइट आंसर निकल कर खा आ जाएगा, जहां पे नागरिक अधिकारों के लिए जो है विश्व में पहली क्रांति मानी जाती है। और भी कई क्रांति हुई लेकिन सबसे पहले ये मानी जाती है। इंग्लिश मीडियम में देखें तो द वर्ल्ड्स फर्स्ट रिवॉल्यूशन फॉर सिविल राइट वाज, तो आ जाएगा आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है, ऑप्शन बी। तो ये हमने डिस्कस किया एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, और ये नहीं है कि आपके सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है, मैं कई पेपर लेके आऊंगा उसके अंदर भी हम एमसीक्यू जो सारे आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा और आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये आपके हो गए 12 नंबर के एमसीक्यू। अब चलते हम जो आगे के क्वेश्चन से 2 नंबर वाले क्वेश्चन रहते हैं आगे आपका सेक्शन बी में, तो वहां से स्टार्ट करते हैं हम सेक्शन बी को। यहाँ से
वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे इसमें, ठीक है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सेक्शन बी में, और ये आपका जो है 13 से लेकर जो है आपका होने वाला है 19 तक, ठीक है, 18 तक, 13 से 18 तक जो है क्वेश्चन होने वाला है। एक बार हम जो है एक बार मैं देख लेता हूँ इसमें क्या कहा गया है। 13 से 18 तक 2 अंक के हैं, ठीक है। 13 से 18 तक 2-2 अंक के क्वेश्चंस मिलेंगे। आगे हम आते हैं 13वें क्वेश्चंस की तरफ। 13वां क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। 13वां जो क्वेश्चन है 13वें क्वेश्चन में पूछा गया है संविधान के 2 महत्वपूर्ण कार्य। देखिए वैसे तो संविधान के बहुत सारे कार्य हैं जिन्हें आप लिख सकते हैं, ये बड़े क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है। लेकिन कभी-कभी क्या होता है ऐसे क्वेश्चन छोटे नंबर में पूछ लेते हैं। संविधान के महत्वपूर्ण कोई 2 कार्य आपको बताने हैं। देखिए संविधान जो है क्या है, आपको पहले भी मैंने बताया, ये एक किताब है, ठीक है। इसे आप बुक मान सकते हैं, इसे आप किताब कह सकते हैं, ठीक है। इसे आप दस्तावेज कह सकते हैं, इसे आप किताब, दस्तावेज या नियमावली, जिसमें नियम लिखे रहते हैं, नियमावली मतलब नियम लिखे रहे हो, तो ये चीजें कह सकते हैं। ये एक किताब है। आप अगर अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको मैं बताऊंगा, रिकमेंड करूंगा कि आप जो है गूगल पे जाए और लिखे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन हिंदी, ऐसे लिख के अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे तो आप हिंदी में जो है एक जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, वो आप पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। तो उससे क्या होगा, जो आपकी क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस है वो बहुत ज्यादा, आधे से ज्यादा बेस इसके ऊपर है, संविधान के ऊपर है। इसके अंदर आपको अधिकार, नागरिकता, बहुत सारी चीजें मिल जाएगी, उसमें आप देख पाएंगे। वही आपकी किताब है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब उस किताब के 2 कार्य क्या है, तो एक क्या है, नियम प्रोवाइड करवाता है हमें, ठीक है। आप लिख सकते हैं अपनी मर्जी से, नियम प्रोवाइड करवाता है, जिससे क्या है कि देश में क्या है कि जैसे यहाँ पे बात करें, मूलभूत नियमों का ऐसा समूह उपलब्ध कराना है जिससे समाज में एक दूसरे में जो है एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बने। हमारा संविधान है, जब तो हम जो है अपील कर सकते हैं जाके न्यायालय में कि हमारे साथ अन्याय हुआ या ये हुआ है, तो हमें विश्वास है, ठीक है। तो एक तो ये संविधान का कार्य है कि क्या है, आपसी विश्वास बनाए रखे लोगों में। और ये मैंने दूसरा पॉइंट लिखा है, ये तय करना कि समाज में जो है अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। और भी बहुत सारी चीजों में इसका महत्वपूर्ण कार्य आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो सकते हैं मेरे हिसाब से 2, और भी कई सारे आप लिख सकते हैं अपनी मर्जी से। आगे बात करें इंग्लिश मीडियम में 13 का, राइट टू इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स दैट क्रिएट अ मिनिमम कोऑर्डिनेशन एंड ट्रस्ट इन ईच अदर इन द सोसाइटी। पहला पॉइंट आपका हो गया। दूसरा है डिकेडिंग हु विल हैव द फाइनल डिसीजन, जो है कौन लेगा, डिसाइडिंग, ठीक है। डिसाइडिंग हु विल हैव द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर इन द सोसाइटी। तो कौन डिसाइड करेगा जो है फाइनल डिसीजन, ये किसके पास होगी इसकी शक्ति, ये भी हमें संविधान से ही पता चलता है। इसलिए हमें संविधान की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। और लगभग सभी देशों के पास संविधान होता है। और ऐसा बस मतलब कई ऐसे देश भी है जिनके पास संविधान तो है लेकिन उस पे अमल नहीं होता, पाकिस्तान जैसे देश है, ठीक है। और वो 1947 से उन पे अमल नहीं हुआ है। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, राज्यसभा का एक सदस्य बनने की योग्यता क्या है। राज्यसभा के जो आप सदस्य बनना चाहें, ठीक है, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। कई बार मैंने आपको बताया है, ये मैं आगे आपको जरूर डिस्कस करूंगा, इसके साथ आपको पता भी होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको रिवाइज करवाऊंगा कि ये होता क्या है। अभी हम देख ले कि आपको राज्यसभा का जो है बनना है, ठीक है, सदस्य बनना है, आप में क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। सिर्फ 2 नंबर का क्वेश्चन है, हम 2 ही पॉइंट बताएंगे। भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी के लिए भी भारत का नागरिक होना ही चाहिए, और आयु जो है 30 वर्ष की होनी चाहिए, तो वह क्या है, राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। तो ये आपका आ जाएगा 2, मैंने आपको आंसर बता दिए। बाकी आपको जो है कई सारे पॉइंट भी मिल जाएंगे, जो हम इसके अंदर डीपली डिस्कस करेंगे तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आते हैं, इंग्लिश मीडियम में ही इसको हम देखें तो व्हाट इज द क्वालिफिकेशन टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, मस्ट बी 30 इयर्स ऑफ एज, ठीक है। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, सर्वोच्च न्यायालय को अपने ही फैसले बदलने की इजाजत क्यों दी जाती है। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सर्वोच्च न्यायालय अपना फैसला बदल सकते हैं क्या। हाँ बदल सकते हैं, वो अपना फैसला क्यों बदल सकते हैं, अगर आपने उन्होंने एक बार दे दिया तो वो तो नहीं बदलना चाहिए उनको, ऐसे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। देखिए गलती सबसे हो सकती है, ठीक है।
चूक किसी से भी हो सकती है, चाहे वो न्यायालय है, कोई भी हो दुनिया में, सबसे चूक होती है। तो ये नहीं है कि हम जो है उस चूक को जो है और आगे बढ़ाते जाएँ, उसको हम सोल्व करें। तो इसीलिए क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के पास अपने ही फैसले को बदलने की जो है इजाज़त दी जाती है। अगर कोई फैसला उन्होंने दे दिया है, लेकिन बाद में पता चला कि वो गलत फैसला था, तो वो उन्हें बदल सकते हैं। तो न्यायपालिका से भी चूक हो सकती है, व्यक्ति को सही न्याय मिले, इसीलिए जो है न्यायालय को अपना फैसला जो है बदलना चाहिए और ये सही भी है। हम भी सोचे तो ये सही भी है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 15 को इंग्लिश मीडियम में देखा, व्हाई इज द सुप्रीम कोर्ट अलाउड टू ओवरटर्न इट्स ओन डिसीजंस? तो जुडिशरी कैन आल्सो मेक अ मिस्टेक सो दैट द पर्सन गेट्स द राइट जस्टिस, दैट्स व्हाई द कोर्ट कैन चेंज इट्स डिसीजन। ठीक है, इनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? न्याय होता है, न्याय से ऊपर कुछ नहीं। तो इनको न्याय करना है, अगर इनसे चूक हो गई है तो दोबारा से ये करेंगे, लेकिन न्याय करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आते हैं, 16वें की तरफ आते हैं, राजनीतिक सिद्धांत है उसका क्या महत्व है, पूछा गया। देखिए राजनीतिक सिद्धांत, आप मान लीजिए हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, इससे हमें क्या फायदा होता है, क्या महत्व है इसका? हमारी सोचने की शक्ति बढ़ती है थोड़ी। ठीक है, न्याय समानता के बारे में हम जानते हैं, अपने संविधान को जानते हैं हम, बहुत सारी चीजें जब हम डिबेट करते हैं तो उसमें से कई अच्छी चीजें निकल कर आती है, यानी तर्क होता है जब आपस में, ठीक है, तो उससे अच्छी चीजों का हमें पता चलता है। तो बहुत सारी चीजें, अब कोई दो चीज है उसके ऊपर डिबेट होगा, तो दोनों हानि और लाभ दोनों बताएंगे, इनमें से जो सही निकल कर आएगा वो सही होगा। तो ये क्या है, इसका महत्व बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और बहुत अच्छा है राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ना, ये हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ना सिर्फ हम अपने देश तक सीमित रहते हैं, बल्कि पूरे दुनिया के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इसके लिए इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, जैसे न्याय और समानता के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जान लिया, और उसके उसमें क्या है, उनकी थिंकिंग में विकास होता है, उनका डेवलपमेंट होता है, किसमें? थिंकिंग में। ठीक है, सोच का विकास होता है, तर्क संगत व प्रभावी ढंग से संप्रेषण हो सके, किसी भी चीज का जो है सही तरीके से हल निकाला जा सके, कुशल व प्रभावी राजनीतिक निर्णय लेने में सहायक, और अंतरराष्ट्रीय जगत की सूचना प्राप्त करने के लिए राजनीतिक सिद्धांत का बहुत ज्यादा महत्व है। इसी को हम इंग्लिश मीडियम में देखें, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी? तो डेवलप सिस्टमेटिक थिंकिंग अबाउट जस्टिस एंड इक्वालिटी, कम्युनिकेट rationally and effectively, helpful in making efficient and effective political decision हो गए, to receive information from the international world। तो बहुत इंपॉर्टेंट है या इंपॉर्टेंस है राजनीतिक विज्ञान की, पॉलिटिकल थ्योरी की। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17वां है आपका, राजनीतिक समानता से आप क्या समझते हैं? राजनीतिक समानता कैसी होती है? देखिए समानता कई प्रकार की होती है, मैं आपको एक दिन डिस्कस कराऊंगा। ये आप इसको जो है 20 नंबर के पैरा में भी लिख सकते हैं, राजनीतिक समानता क्या है, ठीक है, और कितने प्रकार की होती है। यहाँ पे सिर्फ एक पूछा गया है, राजनीतिक समानता। राजनीति का मतलब आपको पॉलिटिक्स से देख लेना है जोड़ के, जिसमें आप क्या डालते हैं? वोट डालते हैं। ठीक है, आप क्या होते हैं? चुनाव में खड़े हो सकते हैं, आपको जो है ये सारी चीजें क्या है, आपके पास अधिकार है। तो सभी नागरिकों को समान नागरिकता प्रदान करना सबसे पहला राजनीतिक समानता में शामिल है। समान नागरिकता अपने साथ क्या-क्या लाता है? मतदान का अधिकार, अगर किसी को भारत की नागरिकता है, तो क्या है? उसको वोट देने का अधिकार है। संगठन बना सकते हैं वो, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ठीक है? तो ये सारी चीजें जो है राजनीतिक समानता में आती है। किसी दिन हम इसके ऊपर पूरा डीपली डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर समानता जैसी कई प्रकार की होती है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्राकृतिक, बहुत सारी तरह की समानता होती है, उस पे हम डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आ सकता है 6 नंबर में, इसको मैं बताऊंगा किस तरह से आपको लिखना है, वैसे ये बहुत बड़ा है। इंग्लिश मीडियम में इसे हम देखें तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉलिटिकल इक्वालिटी? तो प्रोवाइडिंग इक्वल सिटीजनशिप टू ऑल सिटीजन इज इंक्लूडेड इन पॉलिटिकल इक्वालिटी। इक्वल सिटीजनशिप आल्सो ब्रिंग विद इट द राइट टू वोट, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ईटीसी। बहुत सारी चीजें आप इसमें लिख सकते हैं। क्योंकि ये 2 नंबर का पूछा जा रहा है, तो मैं इसमें ज्यादा सारी चीजें जो है नहीं बता रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आएंगे हम, 18वें की तरफ। तो यहाँ पे बोला गया है कोई 2 नैतिक कर्तव्य आपको बताना है। ठीक है, देखिए कर्तव्य जो है वो 2 तरह के मान सकते हैं। एक होता है नैतिक नैतिक कर्तव्य, एक होता है कानूनी कर्तव्य। ठीक है ना, नैतिक और कानूनी कर्तव्य 2 तरह के होते हैं। नैतिक के अंदर आपके जो है जैसे वो चीजें जो कानून में नहीं होती है, जैसे हम देखें
अपने परिवेश को हम अच्छा रखें, साफ सफाई रखें, ठीक है। साफ सफाई रख सकते हैं आप, पहला पॉइंट यहाँ डाल सकते हैं आप। दूसरा लिख सकते हैं अपने से बड़ों का सम्मान, ठीक है। हम ऐसी सम्मान लिख देते हैं बड़ों का। और क्या कर सकते हैं हम जो है शिक्षा जो है शिक्षा दे सकते हैं बच्चों को, शिक्षा प्रोवाइड करवाना। ये सारी चीज़ें और भी काफ़ी सारी चीज़ें आप नैतिक में जो आपके ऊपर दबाव नहीं है लेकिन आपको करना ये सही मतलब कहा जाता है ये सही है, ठीक कहा जाता है क्या सही ही है ये। जैसे हम अपने आस-पास के वातावरण को साफ रखें, ये हमारा क्या है नैतिक कर्तव्य है। और हर सभी के अपने नैतिक कर्तव्य होते हैं। कानूनी कर्तव्य में जैसे क्या है तो हमें राष्ट्रगान हमारे हो गया उसका सम्मान करना चाहिए। देश से बड़ा हमारे लिए कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है? बहुत सारी चीज़ें आप इसके अंदर लिख सकते हैं। बाकी कर्तव्य भी आपके जो है पूछे जाते हैं वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ये छोटे नंबर में पूछा गया है। आगे हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। इंग्लिश मीडियम में हम देखें स्टेट एनी टू मोरल ड्यूटीज क्या-क्या है? ड्यूटी टू कीप आवर सराउंडिंग क्लीन, टू प्रोवाइड प्रॉपर एजुकेशन टू चिल्ड्रन और सर्विंग पेरेंट्स एंड एल्डर्स। ठीक है? तो ये आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18 में। ये आपका 18 तक जो क्वेश्चन थे सभी 2-2 नंबर के थे। आपने 13 से लेके 18 तक जो क्वेश्चन देखे ये सभी 2-2 नंबर के हमने क्वेश्चन डिस्कस किए। ठीक है? और आगे जो क्वेश्चन रहेंगे ये आपके जो है करीब 4 नंबर वाले क्वेश्चन रहेंगे। ये हम जो है नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो बन जाता है और बच्चे 2 मिनट देख के चले जाते हैं, 1.5 मिनट देख के चले जाते हैं और बनाने में इसको 10 से जो है करीब 10 से 11 घंटे, 8 से 12 घंटे भी लग जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि हम अगर हम पहला पेपर बना रहे हैं तो क्वेश्चंस हमें मिल सकते हैं। ठीक है? बहुत ईज़िली हम जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं, जो आए निकाल लेते हैं। लेकिन धीरे-धीरे अब 11th के इतने सोर्स नहीं होते हैं। 11th के लिए जो है बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। जो बोर्ड के होते हैं उनमें क्या है आप बोर्ड एग्ज़ाम देखेंगे सीबीएसई का, ठीक है? बोर्ड को हम देखें 12th को और 10th को। इनमें क्या है आपको 12th और 10th इनको बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर आपको ईज़िली मिल जाते हैं। उसके अंदर हम जो है एक जगह लाके फिर आंसर्स को लाते हैं, फिर ईज़ी पड़ जाता है, थोड़ा ईज़ी पड़ जाता है। लेकिन 11th में क्या है ना कोई पेपर्स मिल पाता है, ठीक है? और पेपर भी आपको मिल गए तो आपको जो है वो उस पैटर्न से नहीं होगा या आपका जो है जैसे 1 ही 2 पेपर मिलेंगे आपको, अगर वेबसाइट पे आपके देखेंगे जाकर जो डीओई की वेबसाइट है, वहाँ पर आपको जो है टर्म 2 वाला पेपर मिल जाएगा, जिसके अंदर आपका हाफ सिलेबस का पूरा कोई फ़ायदा नहीं है देखकर। तो हमें भी कोई ना कोई सोर्स चाहिए होता है, ऐसा नहीं है कि हमें सारी चीज़ें पता है, हम भी कहीं न कहीं से लेते हैं, ठीक है? और ज़्यादातर चीज़ें जो है हम 11th में बनाते हैं वो बुक हो गया, आपकी सपोर्टिंग हो गई, इन्हीं के ऊपर निर्भर है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें नहीं मिल पाती है। तो आप ज़रूर सपोर्ट करें वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जैसा कि आपको पता है कि हमारा 100 के जल्दी होने वाला है। आप सभी का इसके लिए धन्यवाद, आपने इतना सपोर्ट किया हमें और दिल से आपको सैल्यूट है क्योंकि ऐसा चैनल जो हमने स्टार्ट ऐसी मज़े में कर दिया था, वो आज 100 के हो गया है, ठीक है? मज़े में हमने शुरुआत में किया था, बाद में हमने मेहनत करी है, ऐसा नहीं है। हमने 2-3 हज़ार तक मज़े में हमने लिया इसको, ठीक है? जब हमारा हो गया, बस उसके बाद क्योंकि हम सबको नहीं पता था कि कभी ग्रो कर पाएगा, लेकिन हमने मेहनत करी और आज यहाँ पर है और जल्दी 100 के आपकी दया से, जो भी आपकी दुआ रही, वो कर लेंगे हम। तो जो है आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया और जल्दी से जल्दी आप कोशिश करिए चैनल को आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो को। आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।